हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी का फुल सिलेबस। और दोस्तों, ये आपके यूपीपीएससी के सिलेबस का 21वां टॉपिक है। आप पहली बार चैनल पर आए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है उस पर लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग फॉर रीजन्स, कॉन्सेप्ट्स एंड टाइपोलॉजी ऑफ रीजन, इंडिया, ऑडिट प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। प्लानिंग ऑफ रीजन्स। प्लानिंग फॉर रीजन्स कैन इन्वॉल्व वेरियस एस्पेक्ट डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, वेदर इट्स अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और अदर स्पेसिफिक फोकस। देखिए, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जो छोटा एरिया होता है उसे हम बोलते हैं सिटी, और 2 सिटी 3 सिटी एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है जैसे उसको हम बोलते हैं रीजन। अब जैसे मैं राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान में से उदयपुर के आसपास का जो एरिया है इसको बोलते हैं मेवाड़ रीजन, है ना। ठीक है, अब ऐसे रीजन को प्लानिंग करना है हमें, तो अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसमें करना चाहते हैं। क्या हम उस पूरे रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी का बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या हम वहाँ पर एनवायरमेंट को कंजर्वेशन करना चाहते हैं, या कोई स्पेसिफिक फोकस है, कोई डैम बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ की प्लानिंग होती है। आइए जानते हैं। Define goals and objective. Identify the purpose of regional planning. Is it economic growth, environmental sustainability, social equity, combination of these and other factors? तो हम सबसे पहले गोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं। क्या हम उस पूरे रीजन में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को एज ए गोल मानते हैं, या सोशल इक्विटी, मान लीजिए कहीं जगह ऊंच नीच बहुत ज़्यादा है तो उसको हमें एक करना है, या कुछ कॉम्बिनेशन करना है ना, और कोई अदर फैक्टर्स है। क्लियरली डिफाइन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। जो भी आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उन्हें क्लियरली डिफाइन करना होगा। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। इंगेज विद वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग लोकल कम्युनिटीज, बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो एनजीओ जो होते हैं, जो बिजनेस कम्युनिटीज़ होती हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट इस पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। गैदर इनपुट एंड फीडबैक फॉर टू इंश्योर प्लान रिफ्लेक्ट द डाइवर्स नीड्स ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द रीजन। तो जो भी आप प्लान बना रहे हैं रीजन के लिए, उसके लिए हमें पहले वहाँ का इनपुट और फीडबैक लेना होगा, जैसे कि हमें पता लगे कि हम जो रीज़न है उसकी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। कलेक्ट रिलेवेंट डाटा सच एज डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स। तो हमें उस एरिया का जो डेमोग्राफिक डाटा है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी है, और क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर है, वहाँ पर कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसा हम वहाँ का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उस डेटा को एनालाइज करके, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके, जो चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज़, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस एरिया में अगर हम ये चीज़ डेवलप करेंगे तो हमें ये चैलेंजेस आने वाले हैं और ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। लैंड यूज प्लानिंग। डिफाइन एरियाज फॉर रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एंड रिक्रिएशनल पर्पस। तो हमें लैंड यूज प्लानिंग करनी होगी। मैं कई बार बता चुका हूँ कि जैसे सिटी का एरिया या रीजन का एरिया है, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है उसको हमने रिक्रिएशनल, केवल घूमने फिरने के लिए आपने वो जगह छोड़ी हुई है। जैसे आपके यहाँ पर कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई सागर है, तो उसके आसपास का एरिया आपने क्या बना दिया, रिक्रिएशनल एरिया। फिर कमर्शियल एरिया भी आपको देना पड़ता है ना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लगभग 45% के आसपास हम रेजिडेंशियल एरिया रखते हैं, 5 से 15% जो है कमर्शियल एरिया होता है, 5 से 15% ही इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना। 2 से 5% जो है वो आपका रिक्रिएशनल एरिया होता है। कंसिडर जोनिंग रेगुलेशन एंड लैंड यूज पॉलिसीज टू गाइड डेवलपमेंट। तो जो भी वहाँ के जोनिंग रेगुलेशंस हैं उनको कंसिडर करना, और लैंड यूज पॉलिसीज़ हैं तो डेवलपमेंट को गाइड करने के लिए क्या क्या लैंड यूज पॉलिसीज़ वहाँ पर अवेलेबल है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। एसेस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, यूटिलिटीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, प्लान फॉर फ्यूचर नीड्स। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करनी होगी, जो वहाँ पर रोड्स अवेलेबल हैं, जो यूटिलिटीज़ अवेलेबल है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, और उसको कैसे पॉपुलेशन चेंज हो रही है, फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग हमें उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। इंश्योर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलाइंस विद द लैंड यूज प्लान। जो भी लैंड यूज प्लान है उसी के अकॉर्डिंग आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं कि आप रेजिडेंशियल एरिया में आप कमर्शियल रोड्स या बड़ी रोड्स, हाईवे रोड्स आप उस एरिया से निकाल दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई की इकोनॉमिक सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर डेवलपमेंट, इनकरेज जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो हमें जो भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, जो भी इंडस्ट्रीज उस एरिया में डेवलप हो सकती है, उनको आइडेंटिफाई करना। साथ ही हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बढ़ावा देना और क्रिएट करना, मतलब जो भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी जॉब क्रिएशन है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। इनकरेज कंजर्वेशन। कंसिडर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई प्रोटेक्ट सेंसिटिव एरिया, प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड इंटीग्रेट ग्रीन स्पेस इनटू द प्लानिंग। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो डेवलपमेंट पे आने वाला है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है ना।
प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड इंटीग्रेट ग्रीन स्पेस इनटू दी प्लानिंग, तो जो भी प्लानिंग है उसके अंदर हम ग्रीन स्पेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन प्लान टू एड्रेस करंट एंड फ्यूचर नीड्स, एक ट्रांसपोर्टेशन प्लान जो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरे के पूरे एरिया को लेके, मान लीजिए सिटी ए सिटी बी, दो सिटीज़ आ रही है, उनके बीच में उनको हाईवे से कनेक्ट करना है ना, मेजर रोड देना, सिटी के अंदर इंटरनल रोड देना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और बस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ावा देना, अल्टरनेशन ट्रांसपोर्ट मेथड, जैसे आपका मान लीजिए किसी कारण से रोड बंद है तो आप ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं या कोई दूसरे मेथड के थ्रू भी वहाँ पर जा सकते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। सोशल सर्विसेज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, प्लान फॉर एसेंशियल सर्विस सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड पब्लिक सेफ्टी, तो आपको जो भी एसेंशियल सर्विसेज होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे पर्टिकुलर एरिया में हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक सेफ्टी मतलब पुलिस फोर्स के लिए, उनके लिए आपको अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रमोट कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल वेलबिंग, तो आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट और सोशल वेलबिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। पॉलिसी डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज दैट सपोर्ट द गोल्स ऑफ द रीजनल प्लान, तो जो भी आपने रीजनल प्लान बनाया है उसको सपोर्ट करते हुए ही आपको वहाँ की जो पॉलिसीज़ है वो तैयार करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से फंड उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। इंश्योर दैट द पॉलिसीज आर फ्लेक्सिबल इनफ टू अडेप्ट दी चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, लेकिन ऐसा नहीं कि पॉलिसी आ गई तो अब वो स्टिफ रहेगी, वहाँ पर मतलब उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, क्योंकि आज की दुनिया बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही है। आपने देखा होगा जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है तो एआई का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस को इंश्योर करने के लिए पॉलिसीज़ जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, डेवलप ए फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान, आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबल एंटिटीज़ एंड अलोकेट रिसोर्स इफेक्टिवली, तो आपको जो जो भी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है वो ध्यान में रखनी है। जो रिस्पॉन्सिबल एंटिटीज़ हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उसको इफेक्टिवली आपको अलोकेट करने पड़ेंगे। सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान फॉर, ये तो हो गया, अच्छा ये वापस आ गया है ना स्लाइड, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, एस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ द रीजनल प्लान, रेगुलरली इवोल्यूट द प्लान इफेक्टिवनेस एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड, तो जो भी प्लान आपने बनाया है उसको मॉनिटर करना, उसकी इफेक्टिवनेस को टाइम टू टाइम चेक करना और जो जो भी एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग जरूरी है वो आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, कीप द पब्लिक इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस, जो भी प्लानिंग प्रोसेस आपने डिसाइड किया है उसको न्यूज़पेपर के माध्यम से, लोकल ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पब्लिक को पता होना चाहिए। एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट द बेनिफिट ऑफ द रीजनल प्लान, जो भी रीजनल प्लान है उसके लिए आपको कम्युनिटी को एजुकेट करना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी, रिकॉग्नाइज द कंडीशन में चेंज ओवर टाइम, बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इनटू द प्लान टू अडॉप्ट फॉर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज, तो आपको अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी आप चेंजेस होते हैं उसको आप अडेप्ट कर पाएँ, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी आपके प्लान में होनी चाहिए, क्योंकि कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज आ जाते हैं जिसका हमें आइडिया नहीं होता है, उनके अकॉर्डिंग वो प्लान जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रिमेंबर, इफेक्टिव रीजनल प्लानिंग रिक्वायर्स कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड इट शुड बी डायनामिक प्रोसेस दैट कैन इवॉल्व टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द रीजन्स, तो इफेक्टिव रीजनल प्लानिंग जो है एक तरह से सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कोलैबोरेशन से मिलकर ही बनता है ना, और जो भी रीजन की चेंजिंग नीड्स है उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें काम करना है। कॉन्सेप्ट एंड टाइपोलॉजी ऑफ रीजन्स इन इंडिया एंड इट्स प्लानिंग, दोस्तों आप अभी चैनल पे नए आए हैं, आपने अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे आपको मैं PDF वगैरह प्रोवाइड कर पाऊँ। अब पढ़ते हैं। इंडिया इज़ डाइवर्स कंट्री विद रिच कल्चरल, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक टेपेस्ट्री। प्लानिंग फॉर रीजन्स इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया, तो अपना जो इंडिया जो भारत देश है ना, ठीक है, ऐसा कुछ है ना भारत देश, तो गलत बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग रीजन्स को मिलके बना हुआ है ना, और यहाँ पर हमें कल्चर भी हमारे यहाँ का डिफरेंट है, यहाँ की इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो भी डिफरेंट है, जियोग्राफी है वो भी डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट एंड टाइपोलॉजी, जियोग्राफिकल रीजन्स, फिजिकल रीजन्स, इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फिजिकल रीजन बेस्ड ऑन टोपोग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल फीचर्स, फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन, गैंगटिक प्लेन, डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल रीजन, डेजर्ट रीजन। तो हमारा जो इंडिया है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अलग अलग रीजन्स में उसको हमने फिजिकल रीजन्स में बांटा हुआ है, जिसमें हम हिमालय रीजन पढ़ते हैं, गैंगटिक रीजन पढ़ते हैं, डेक्कन का पठार पढ़ते हैं, कोस्टल रीजन पढ़ते हैं, डेजर्ट वाला रीजन्स पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव के बेस पे भी हम जो है अलग अलग तरीके से हमने इंडिया को बांटा हुआ है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बांटा हुआ है। इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज
सच एज आवर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर रीजनल प्लानिंग ऑफन अलाइन विद द स्टेट प्लानिंग इनिशिएटिव्स। तो जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये क्या अलग अलग स्टेट्स हैं। फिर आपका चंडीगढ़ है, मालदीव्स है, ये क्या है यूनियन टेरिटरी, मालदीव्स सॉरी दूसरा देश आ जाता है, अंडमान निकोबार है, ये क्या है यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट होती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वो तो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में भी हमने इसको बांटा हुआ है। फिर इकोनॉमिक रीजन्स, इंडस्ट्रियल रीजन, सम रीजन्स आर नोन फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज सच एज मुंबई पुणे बेल्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, IT हब्स इन सिटीज लाइक बेंगलोर एंड हैदराबाद। कुछ एरिया है जैसे मुंबई पुणे वाला जो बेल्ट है वो जनरली किसके लिए, सूरत वाला जो बेल्ट है वो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर हम बेंगलोर और हैदराबाद की करें तो वो IT हब के रूप में जानते हैं। एग्रीकल्चर के हब के रूप में पंजाब और हरियाणा हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता है। कल्चरल रीजन्स भी हो सकते हैं लैंग्वेज के बेस पे। इंडियाज लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड प्लानिंग ऑफन कंसिडर कल्चरल linguistic diversity for instance such as South India, North India, East India, West India have distinct cultural characteristics। तो अलग अलग जगह पर महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, साउथ में कन्नड़, तमिल, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, नॉर्थ में हिंदी बोली जाती है ना। तो ऐसा अलग नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो कहीं ना कहीं हमने हमारे जो एरिया हैं उनको कल्चरल बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी हमने अलग अलग रीजन बनाए हुए हैं। जैसे हम जनरली जो रीजन प्लानिंग होती है वो पूरे एरिया वाइज होती है, मेजरली जो मेरे हिसाब से होती है वो कल्चरल या रीजनल लैंग्विस्टिक बेसिस पे होती है। अर्बन रीजन, मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड सिटीज आर इंपॉर्टेंट रीजन्स फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रिक्वायर स्पेसिफिक अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजीज। अर्बन एरिया जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है जहाँ 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट रीजन माने जाते हैं और वहाँ पर हमें स्पेसिफिक अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ की जरूरत होती है। रूरल रीजन, प्लानिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सर्विसेज। रूरल रीजन के अंदर अगर हमें प्लानिंग करनी है तो उसमें हमें वहाँ पर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सोशल सर्विसेज को एड्रेस करना होगा। Ecological region, biodiversity hotspots, some regions are designated as biodiversity hotspots and planning aim to conserve the इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। तो जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है अलग अलग, है ना, तो वहाँ पर क्या एक तरह से वो इकोलॉजिकल रीजन्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट के रूप में जनरली हमें उसको डेवलप करना होता है। प्लानिंग कंसिडरेशन, दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। प्लानिंग कंसिडरेशन, इंटीग्रेटेड रीजनल प्लानिंग, डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। तो हमें ऐसा प्लान डेवलप करना होगा जिसमें सोशल बेनिफिट के साथ साथ इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी शामिल हो। इंश्योर कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेबरिंग स्टेट एंड रीजन्स, जो भी आस पड़ोस का जो एरिया है ना, और वहाँ से भी हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मिलता रहे और फ़ायदा होता रहे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, आजकल जो है एक नया गवर्नमेंट ने नई चीज़ लाया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो कुछ एरिया को जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया गया है। हर एक, आप यूपी में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, है ना, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में वहाँ पर जो ज़मीन अलॉट की जाएगी वो केवल ऑफिसेस, फैक्ट्रीज़ वगैरह इनको ही जो मतलब की जाएगी। सर्विस इंडस्ट्री ज़्यादातर जो इसमें ज़मीन अलॉट की गई है वो किसको की गई है, सर्विस इंडस्ट्री को। Smart cities and urban planning focus on developing smart cities to promote sustainable urbanization, integrate technology for efficient resource use and infrastructure management। तो हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें मैनेज करना है उसके अंदर। टूरिज्म प्लानिंग, लीवरेज द कल्चर एंड नेचुरल डाइवर्सिटी फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट। तो कल्चरल और नेचुरल डाइवर्सिटी को टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए हमें लीवरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ावा देना पड़ेगा। आज ही मैं हिमाचल का वीडियो देख रहा था कि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनके मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं तो हमें उनको ध्यान में रखना है उनका, और होटल्स को भी पूरे दिन रात खुलने की अलाउड है, दुकानों को भी दिन रात खुलने की अलाउड है, पुलिस परेशान नहीं करेगी, ऐसा कुछ सुन रहा था। तो टूरिज्म की प्लानिंग होनी चाहिए। प्रिजर्व हेरिटेज साइट एंड प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस, जो भी हेरिटेज साइट्स हैं उनको हमें प्रिजर्व करना है, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना है। एग्रीकल्चर प्लानिंग इम्प्लीमेंट्स रीजन स्पेसिफिक एग्रीकल्चर पॉलिसीज बेस्ड ऑन सोइल टाइप्स, क्लाइमेट एंड क्रॉपिंग पैटर्न। तो हर एक रीजन का अलग क्रॉपिंग पैटर्न होता है, अलग अलग सोइल टाइप होता है। जैसे पंजाब हरियाणा में आप देखते हैं कि गेहूं की फसल ज़्यादा होती है, नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो चावल की फसल ज़्यादा होती है, साउथ में आप जाएंगे तो चावल की फसल ज़्यादा होती है। तो अलग अलग क्लाइमेटिक पैटर्न के अकॉर्डिंग हर एक एरिया के अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हमें रीजन स्पेसिफिक एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को लाना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। प्रमोट मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड वाटर मैनेजमेंट, तो हमें जो भी आजकल की मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स है, वाटर मैनेजमेंट की जो तरीके हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रायोरिटाइज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन रीजनल नीड्स, इंप्रूव कनेक्टिविटी थ्रू रोड्स, रेलवे एंड एयरपोर्ट्स। तो रोड्स, रेलवे और एयरपोर्ट के थ्रू हमें कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
social equity, address regional disparities in development, ensure the social services, education and healthcare are accessible across all regions। तो हमें जो जो भी सोशल सर्विसेज है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, उनको सारे के सारे रीजन्स में वो प्रॉपरली मतलब इंश्योर होना चाहिए कि ये सारी की सारी प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इम्प्लीमेंट मेजर्स टू प्रोटेक्ट इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन्स, जो जो भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन्स हैं उनके लिए मेजर्स हमें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बढ़ावा देना पड़ेगा। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, प्लान फॉर रीजन स्पेसिफिक नेचुरल डिजास्टर, इंप्लीमेंट मेजर फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। तो हमें जो भी डिजास्टर आने आपके एरिया में आता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप बात करते हैं अर्थक्वेक की, फ्लड की, तो उसकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। रीजनल इनोवेशन हब्स, आइडेंटिफाई रीजन फॉर फोस्टिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो उस एरिया में किस चीज़ का इनोवेशन हो सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है। रिसर्च एंड इनोवेशन क्लस्टर हमें वहाँ डेवलप करने हैं। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी इन द प्लानिंग प्रोसेस टू इंश्योर दैट प्लान रिफ्लेक्ट देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन। किसी एरिया में अगर मान लीजिए, जैसे मैं बताता हूँ, बनारस में कॉरिडोर जो विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप किया बाबा का, है ना, महाकाल बाबा का, महाकाल नहीं, जो हाँ विश्वनाथ, है ना, जो कॉरिडोर डेवलप किया, तो लोकल जब कम्युनिटी उन्होंने इन्वॉल्व की तभी वो हो पाया। इससे उन्होंने की बात की। अब वहाँ पर अभी मैं आंकड़ा पढ़ रहा था कि शायद हर महीने 2 करोड़ 3 करोड़ का व्यापार हो रहा है उस वजह से, है ना, डेवलप होने से। कोलैबोरेटिव विद नेबरिंग कंट्रीज फॉर क्रॉस बॉर्डर डेवलपमेंट, एड्रेस कॉमन चैलेंजेस सच एज वाटर रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो जो कॉमन चैलेंजेस हैं उनको भी ध्यान में रखना है। क्रॉस बॉर्डर प्लानिंग होनी चाहिए कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकते हैं। जो वाटर कंजर्वेशन का एरिया है, जो कॉमन चैलेंजेस है, उस पर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। फ्यूचर रीजन्स, दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फ्यूचर रीजन, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ रीजन इन्वॉल्व्स कंसीडरिंग वेरियस फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डेमोग्राफिक शिफ्ट, इकोनॉमिक ट्रेंड, एनवायरमेंटल चैलेंजेस। व्हाइल इट्स चैलेंजिंग टू प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रिडिक्शन, हियर आर सम जनरल कंसिडरेशन फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट इन रीजन्स। तो फ्यूचर डेवलपमेंट हमें अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आज की दुनिया में हो रहे हैं, डेमोग्राफिक क्या शिफ्ट है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स कैसे हैं उस एरिया के, क्या क्या वहाँ पर एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। Urbanization and mega regions. Continued urbanization is expected globally with the growth of megacities and emergence in metro regions. Large interconnected urban areas. Future planning may focus on creating sustainable and resilient cities with improved infrastructure and services. जो भी infrastructure और services हैं हमें improve करनी, क्योंकि कंटिन्यूड अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग धीरे धीरे सिटीज़ में जा रहे हैं और सिटीज़, मेगा सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ बनती जा रही है। Technology and innovation hub. The rise of technology and innovation hubs is likely to continue with region become center for research development and entrepreneurship. Smart cities innovation district may play a crucial role in shaping the future. तो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन जो हो रहा है रिसर्च में, डेवलपमेंट में, जो आजकल स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, वो कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसे जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी काम में आ रहा है। Climate resilience, regions will need to plan climate change and its impact including rising sea level, extreme weather events and changing ecosystem। तो रीजन को जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, भले ही वो सी लेवल का बढ़ना हो, एक्सट्रीम वेदर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो, इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी प्लानिंग होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस एंड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी एसेंशियल फॉर अडेप्टिंग दिस चैलेंजेस। सस्टेनेबल आप कहीं पर भी लिखें, सस्टेनेबल जितनी बार आप वर्ड लिखोगे एग्जामिनर उतना ही ज़्यादा खुश होगा, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस एंड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है ताकि जो भी ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम इजीली अडेप्ट कर पाएं। ग्लोबल कनेक्टिविटी, रीजन्स विद स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्टिविटी विल लाइकली थ्राइव इकोनॉमिकली। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट एनहांस ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड विद प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द रीजन। अगर आपका फ्यूचर जो है ग्लोबली कनेक्टेड होगा, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, ये सब क्या है, यहाँ से विदेश में भी फ्लाइटें जाती है ना, तो ये क्या है कि पूरे ग्लोबल लेवल पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, ट्रेड बढ़ती है। डेमोग्राफिक चेंजेस, एजिंग पॉपुलेशन इन सम रीजन्स एंड यूथफुल डेमोग्राफिक इन अदर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर सर्विस, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है रीजन्स में, है ना, जो यूथ डेमोग्राफिक हैं उनको क्या है कि सर्विस डिमांड बढ़ती जा रही है, हाउसिंग डिमांड बढ़ती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। फ्यूचर प्लानिंग शुड अकाउंट द डेमोग्राफिक शिफ्ट, देयर इम्प्लीमेंटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वर्कफोर्स डेवलपमेंट। तो जो फ्यूचर प्लानिंग आप कर रहे हैं उसमें हेल्थ केयर को भी प्लान करना है, एजुकेशन को भी प्लान करना है, वर्कफोर्स को डेवलप करने की तरफ भी हमें प्लान करना है।
रिन्यूएबल एनर्जी रीजन्स विद ए ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिस, रीजन्स में ट्रांजिशन टू बिकम हब्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। प्लानिंग विल लाइकली इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काम करना है, ग्रीन एनर्जी की तरफ काम करना है, क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है ताकि सस्टेनेबल प्रैक्टिस को हम बढ़ा सकें और एनवायरमेंटल पे जो इम्पैक्ट आ रहा है इन सब का वो रिड्यूस कर पाएँ। डिसेंट्रलाइज वर्कफोर्स, द राइज इन रिमोट वर्क एंड डिजिटल कनेक्टिविटी में इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो डिसेंट्रलाइज वर्कफोर्स का मतलब कि आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि कोई भी कहीं पर भी बैठकर काम कर सकता है, वर्क फ्रॉम, है ना। Regions that can adapt decentralized workforce and leverage digital technologies में experience growth in different sectors। तो अलग अलग सेक्टर्स में जो है ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा दिया जा सकता है। क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस एंड health infrastructure, future planning will likely prioritize the crisis preparedness including health infrastructure. The COVID-19 pandemic has highlighted the importance of robust healthcare system and regions may invest in public health infrastructure and emergency response capabilities। तो क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस, जैसे ही कोविड-19 आया तो सारा का सारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पता लग गया, है ना। तो उसके लिए हमें पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करना होगा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको भी बढ़ावा देना होगा। कल्चरल एंड क्रिएटिव हब्स, रीजन्स विद स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कल्चरल आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी में बिकम मैग्नेट फॉर टैलेंट एंड टूरिज्म। तो जहाँ पर ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, क्रिएटिविटी एक्टिव ज़्यादा होती है, वहाँ पर टैलेंट भी बढ़ावा मिलता है और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। तो फ्यूचर प्लानिंग अगर हम करते हैं तो हमें कल्चरल इंडस्ट्री, वाइब्रेंट क्रिएटिव इकोसिस्टम, इन सबको एक तरह से इनिशिएट करना पड़ेगा और, है ना, इनके लिए इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। वाटर एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, एज वाटर स्कैर्सिटी एंड रिसोर्स डिप्लीशन बिकम सिग्निफिकेंट चैलेंज, रीजन्स में फोकस ऑन सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस, वाटर कंजर्वेशन, efficient एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन विल बी क्रूशियल कंसिडरेशन। आज जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको एफिशिएंट यूज़ करना पड़ेगा। आजकल आपने देखा होगा कि फव्वारा कृषि आ गई है या बूंद बूंद सिंचाई योजना है, उसके तहत हमें काम करना पड़ेगा ताकि हमारा जो वाटर है और वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से मैनेज कर पाएँ। सोशल इक्विटी एंड इनकल्सिव डेवलपमेंट, फ्यूचर प्लानिंग शुड प्रायोरिटाइज सोशल इक्विटी एंड इनकल्सिव डेवलपमेंट। मतलब हमें सभी प्रकार के जो जाति के लोग हैं, भले ही वो हाई इनकम ग्रुप HIG हो, भले ही वो मिडिल इनकम ग्रुप MIG हो, भले ही वो लो इनकम ग्रुप LIG हो, उन सबको साथ में लेकर करना है। जो भी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी के लिए है। रीजन दैट एड्रेस डिस्पेरिटीज इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर लाइकली टू एक्सपीरियंस मोर बैलेंस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो जो रीजन्स हैं, हमें डिस्पेरिटीज जो एजुकेशन हेल्थ केयर सिस्टम है तो वहाँ पर हमें बैलेंस और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ काम करना है। सर्कुलर इकोनॉमिक रीजन्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड रिसाइकल्ड में इन्फ्लुएंस फ्यूचर प्लानिंग। रीजन्स दैट में एम्ब्रेस सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल में बी बेटर पोजिशन फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अब कोई मान लीजिए कोई उत्पाद आपके यहाँ पर बन रहा है और उसकी खपत भी आपके यहीं पर हो रही है, वहीं से वापस वो पैसा आ रहा है, तो आपके एरिया में अगर वो सर्कुलर चीज़ें घूम रही है, मतलब उसी में प्रोडक्ट हो रहा है, वहीं पर उसकी खपत हो रही है, वहीं बन रहा है, वहीं खपत हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं हम सर्कुलर इकोनॉमी। तो जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल सिटीज़ हैं उनके लिए सर्कुलर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फ्यूचर इज इनहेरेंटली अनसर्टेन, प्लानिंग शुड बी अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, अकोमोडेट अनफोर्सिन चैलेंजेस। जो हम चैलेंजेस नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव होनी चाहिए। कोलैबोरेशन अमंग गवर्नमेंट, बिजनेस, कम्युनिटी, स्टेक होल्डर विल बी क्रूशियल फॉर शेपिंग फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ रीजन इन ए होलिस्टिक सस्टेनेबल मैनर। तो जो भी आपके एरिया में बिजनेस हैं, गवर्नमेंट है, कम्युनिटीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको साथ में लेकर काम करना फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।